अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। बाप का, दादा का और चचा का कत्ल, अदालत से इंसाफ लेने गई लड़की उम्मे रुबाब केस, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी कि नंगे पाँव ये अदालत के अंदर गई थी और फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक हंगामा मच गया था, नेशनल केस बन गया था। ये तहरा कत्ल, 3 कत्ल एक ही खानदान के। और फिर इनकी कभी ये अदालत में लालटेन लेकर जाती थी, मुख्तलिफ तरीक़ों से इन्होंने प्रोटेस्ट किए ताकि उनके जो 3 रिश्तेदार हैं, वालिद, दादा और चचा, उनके कत्ल का फैसला हो सके। आज वहाँ की एक अदालत ने वहाँ का फैसला सुना दिया है और इन तीनों कत्ल में जितने भी मुल्ज़मान नामज़द थे सबको बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। अब एक्चुअली ये कत्ल हुए क्या थे और इनको जो है वो अदालत ने बरी क्यों किया है और क्या अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। वाकया क्या हुआ और ये तमाम जो डिटेल है वो मैं आपको FIR के मतन के मुताबिक बताता हूँ और उनकी फैमिली के मतन के मुताबिक जो उन्होंने अदालत में दिया। होता यूँ है, वो ये कहते हैं कि सरदार मोहम्मद अहमद खान साहब एक थे और वो वहाँ के सरदार थे चांडियो खानदान के, और दूसरी तरफ इनके जो वालिद साहब थे मुख्तियार साहब, वो भी एक सरदार थे। अब इन दोनों के दरमियान में सरदारी की थोड़ी बहुत चपकलिश होती है और सरदार जो अहमद खान साहब है उनको ये लगता है कि मुख्तार अहमद खान जो है वो बाकी बिरादरी को उनके खिलाफ भड़का रहे हैं, उनकी सरदारी की बगावत कर रहे हैं और ख़ुद वो सरदार बड़े बनना चाह रहे हैं। अब ये दोनों अपनी अपनी जगह के ऊपर सरदार थे और जो मुख्तियार चांडो उम्मे रुबाब के वालिद थे उनका भी काफ़ी ऐसा रसूख था और डेरादार बंदे थे। अब उनको ये जो मुबैना तौर पर सरदार अहमद खान की तरफ से कई दफ़ा धमकियां दी गई और संगीन नताइज का भी बताया गया कि ये सब छोड़ दो, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हारा जो अंजाम है वो बहुत बुरा होगा। अब उसके बाद होता यूँ है कि बताया जाता है कि 17 जनवरी को ये तमाम लोग, अब ये जो FIR होती है ये उम्मे रुबाब के एक और जो चाचू हैं परवेज़ चांडियो, चचा उनकी मुदैयत में होती है। वो ये बताते हैं कि मैं, मेरे भाई मुख्तियार चांडियो, मेरे वालिद साहब करमुल्ला चांडियो और मेरे जो भाई हैं काबिल चांडियो, हम और मेरे कज़न कुछ, हम अपने तमन जो डेरा होता है वहाँ पर बैठे हुए थे और वहाँ पर चंद लोग आते हैं और उसमें एक बुरहान खान मरकज़ी किरदार होता है। चंद लोग आते हैं और वो आकर कहते हैं कि हाँ जी, तुम लोगों को बड़ी दफ़ा हमने समझाया कि तुम लोग बाद आ जाओ, लेकिन तुम लोग बाज नहीं आए। और बुरहान खान के साथ 6 से 7 लोग मुसल्ला होते हैं और उनको वो ये कहता है कि ये सरदार अहमद खान के खिलाफ बगावत करते हैं, उनकी सरदारी को चैलेंज करते हैं, इनका अंजाम ऐसा होना चाहिए कि ये याद रखें। और फिर कहा यह जाता है कि वहाँ पर फिर गोलियाँ चलाई जाती हैं और फिर गोलियाँ वहाँ पर उम्मे रुबाब के दादा को पेट में जाकर लगती है, उनके वालिद साहब को लगती है और उनके चचा को लगती है। और FIR में ये बताया जाता है कि वहाँ पर शदीद फायरिंग की जाती है और उस फायरिंग के नतीजे में ये तीनों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। 2 लोग यानी कि मुख्तियार चांडियो, इन उम्मे रुबाब के वालिद साहब और उनके दादा जो हैं उनकी डेथ हो जाती है और इनके जो चचा हैं काबिल चांडियो, उनकी हस्पताल में जाकर डेथ होती है। चंद घंटों के बाद, कुछ घंटे गुजरने के बाद 18 जनवरी 2018 की तारीख में ये मुकदमा दर्ज करवाया जाता है और उसके बाद ये केस शुरू होता है। इस केस के ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती। तो मई 2018 के अंदर चीफ जस्टिस तब के हाकिम निसार साहब सकर की तरफ जाते हैं तो ये उम्मे रुबाब पहली दफ़ा मंजर आम के ऊपर आती हैं और ये चीफ जस्टिस की गाड़ियों के आगे आ जाती हैं और इंसाफ का मुतालबा करती हैं। तो तब के चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि 2 माह के अंदर अंदर इस केस का फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। और ये जब उम्मे रुबाब पहली दफ़ा मंजर आम पर आई थी तो चीफ जस्टिस की गाड़ी के सामने जब ये आई थी और इन्होंने एहतजाज किया था तो ये सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी हाइप पकड़ गया था और लोग इस केस को फॉलो करने लगे थे। अब जनाब चीफ जस्टिस साहब जो यकीन दहानी कराते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। उसके चंद माह के बाद ये जो उम्मे रुबाब हैं ये दोबारा प्रोटेस्ट करती हैं और इनकी जो तस्वीर हैं अदालत के अंदर से बाहर निकलते हुए नंगे पाँव वहाँ से निकलती हुई नज़र आती हैं और फिर उसके बाद दोबारा से रिटर्न ऑर्डर होता है कि इस केस का फैसला किया जाए और फिर इस केस के ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब इस केस के अंदर कई गवाहान पेश होते हैं, कई मुल्ज़मान पेश होते हैं, लगभग 400 पेशियाँ इस केस के अंदर भुगताई जाती हैं। मैं आपको बड़ा शॉर्ट करके बता रहा हूँ ये कि ये केस कितना अरसा चला। 2018 से ये केस चला, जनवरी से आज 2026 ये इस केस का फैसला आया है और मुकम्मल तौर पर बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया जितने भी मुल्ज़मान के ऊपर ये इल्ज़ाम थे। अब जनाब ये अदालत का फैसला मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और थोड़ी सी मैं आपको वो जो कत्ल की दास्तान है कि वो भी मैं आपको सुनाता हूँ कि उसके अंदर हुआ क्या था। ये मैं आपको एग्जैक्टली जो है वो कोट करके बताता हूँ। ये BBC के ऊपर भी इसका ऊपर पूरा जो है वो आर्टिकल लिखा गया। उसमें ये कहा जाता है कि अंधाधुंध फायरिंग की गई, हथियारों के मुंह खोल दिए गए और मुदई के वालिद करमुल्ला पर रिपीटर से फायर किया गया जो उसके पेट में लगा। मुदई के वालिद ने गुलाम कादिर उर्फ कादरों के साथ गुत्थम गुत्था होकर उन्हें नीचे गिराने की कोशिश की। इस दौरान बाकी मुल्ज़मान ने कलाशनकोव से और गुलाम मुर्तदा ने रिपीटर से मुलजिम गुलाम कादिर उर्फ कादिर को छुड़ाने के लिए फायर किए। अब उसमें यह बताया जाता है कि वहाँ पर फायरिंग हुई, मुठभेड़ भी हुई, गुत्थम गुत्था भी हुए और फिर ये गोलियाँ इन 3 लोगों को यानी कि उम्मे रुबाब के वालिद को, उम्मे रुबाब के दादा को और उम्मे रुबाब के चचा को ये लगती हैं और उसके बाद ये लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब उसके अंदर ये लिखा जाता है कि
मुलजिम अली गौहर ने मुख्तार यानी कि उम्मे रुबाब के वालिद साहब पर कलाशनकोव से फायर किए जो इनके चेहरे पर लगे और वो चीखते हुए नीचे गिर गए। मुलजिम सिकंदर ने जो कत्ल की नीयत से काबिल हुसैन यानी कि इनके चचा पर रिपीटर से फायर किया जो इनके दाएं कूल्हे पर लगा, वो भी चीखते हुए नीचे गिर गए। और मुद्दई के मुताबिक मुलजमान ने अंधाधुंध फायरिंग जारी रखी, नारे लगाए और कहा जो भी सरदार के खिलाफ बगावत करेगा, फैलाने की कोशिश करेगा, उसका अंजाम यही होगा और उसको नताइज भुगतना पड़ेंगे। और फिर फायरिंग करते हुए दोनों गाड़ियों के अंदर ये फरार हो जाते हैं और इसमें बुरहान खान जो है वो इसके अंदर मरकजी मुलजिम नामजद किए जाते हैं कि जी वो आए थे और उनकी माँ के ऊपर उन्होंने सबसे ये सारा कुछ करवाया। अब उसके बाद जिस तरह आप लोगों ने देखा नंगे पाँव तस्वीर आई, कभी लालटेन लेकर, कभी कब्रिस्तान में से इनकी उम्मे रुबाब की एक निहत्ती लड़की लड़ती रही और कितने साल लड़ती रही, 8 साल ये केस लड़ती रही और बिलाखिर फैसला आ गया। अब फैसला क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। इस फैसले के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि एक भी मुलजिम को 3 कत्ल हुए हैं और 3 कत्ल में एक भी जो मुलजिम है उसको सजा नहीं हुई। ये ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है कि कोई एक तो होगा। 3 कत्ल हुए, तीनों ने खुद को गोलियां तो नहीं मारी, तीनों ने एक दूसरे को फायर नहीं किए, तीनों ने एक दूसरे की जान तो नहीं ली, कोई एक तो मुलविस होगा, किसी एक को तो सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन ताज्जुब तब हुआ जब अदालत ने तीनों को बरी कर दिया और तमाम मुलजमान जो थे इसके अंदर उनको बरी किया मेन में। अब वो ये कहते हैं कि चांडियो कबीले के सरदार जो सरबराह हैं रुकन सिंध असम्बली, अब ये बेसिकली एमपी हैं पीपल्स पार्टी के, सरदार खान चांडियो और बुरहान चांडियो अपने मुहाफिजों के साथ अदालत में पहुंचे और वहां पर फिर फैसला सुनाया गया। और फैसले के अंदर ये कहा जाता है, ये आप मेरे से सुन लें जी उसकी पूरी डिटेल। जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ये कहते हैं कि एक तो ये जो एफआईआर है ये लेट दर्ज हुई है, यानी कि कत्ल हुए हैं और उसके 16 घंटे के बाद लगभग ये बताया जा रहा है कि ये एफआईआर दर्ज हुई है। तो जज साहब ने कहा है कि 16 घंटे का जो गैप दिया गया है इसको इसकी शक की निगाह से दिया गया है कि ये प्लानिंग के लिए हो सकता है कि इस्तेमाल किया गया हो कि किसके ऊपर एफआईआर करानी है और सारा प्लान हुआ है। अगर कत्ल हुए थे तो फौरन पुलिस को इतला देनी चाहिए थी और फिर फौरन एफआईआर दर्ज करा देनी चाहिए थी। और साथ ही वो लिखते हैं कि मुद्दई के पास पुलिस को जुर्म की इतला देने के लिए काफ़ी मौके थे, वो अस्पताल में मौजूद थे और जाए वकुआ से सिर्फ 200 किलोमीटर के फासले पर थे। अदालत ने इस ताख़ीर को मशकूक करार पाया और करार दिया कि इससे ये जाहिर होता है कि ये वक्त कहानी घड़ने की खातिर मुशावरत और गौर खौस के लिए इस्तेमाल किया गया। यानी कि अदालत ये समझती है कि 16 घंटे के बाद जो एफआईआर 3 कत्लों की दर्ज कराई गई वो एक प्लानिंग के तहत मशकूक उसको देखा जाता है कि वो प्लानिंग हो रही थी उसके अंदर, यानी कि एफआईआर 3 कत्ल हुए तो एफआईआर लेट क्यों दर्ज हुई। साथ ही वो ये कहते हैं कि ऐनी शाहिदीन के बयानात को बददियानती पर मुबनी करार दिया और फैसले में लिखा कि ऐनी शाहिदीन ट्रायल के दौरान नई नई तफसीलात और नाम सामने लाए जो इनके पुलिस के असल बयानात या एफआईआर में दर्ज नहीं थे। और साथ ही वो ये भी लिखते हैं कि ये जो ऐनी शाहिदीन हैं इनको क्यों नहीं कुछ हुआ। ये मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वो ये कहते हैं कि ऐनी शाहिदीन, जज ने इसे नकाबिले फहम करार दिया है कि ऐनी शाहिदीन वाक़ये के वक्त मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। हालांकि इनका दावा था कि वो खुदकार हथियारों से लेस 5 अफराद की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग के दौरान महज 5 से 6 फुट फासले पर मौजूद थे। उन्होंने नोट किया कि अगर कातलों का इरादा, यानी कि जज ने कहा कि अगर कातलों का इरादा पूरे खानदान को ख़त्म करना था तो वो अहम गवाहों को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए क्यों छोड़ दें। यानी कि ये जो चचा हैं इनके परवेज चांडियो और जो कुछ लोग बच गए इस हादसे में, इस कत्ल होने से बच गए, जान गंवाने से बच गए, ये भी उनका जुर्म ठहरा कि वो बच क्यों गए। जो कातिल आए थे उन्होंने सबको क्यों नहीं मारा, और अगर उन्होंने पूरा खानदान खत्म करना था तो सबको मारते, तो तुम लोग क्यों बच गए। अब ये इससे तासुर दिया जा रहा है कि क्योंकि ऐनी शाहिदी तुम लोग कुछ ही फुट के फासले के ऊपर थे और वहां पर अंधाधुंध फायरिंग थी तो बच कैसे गए। तो जज ने इसको भी नाकाबिल फहम करार दिया है। मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर भी उन्होंने कहा कि गुत्थम गुत्था के बारे में गवाहों के बयान की तरदीद की। जज ने मुशाहिदा किया कि जिस्मानी तौर पर नामुमकिन था गुत्थम गुत्था होना। उसके बाद अदालत ने गैर जानिबदार शवाहिद की कमी की निशानदही की और कहा कि इस्तखासा गैर जानिबदार गवाहों जैसे करीबी दुकानदार और फिर बयानात लेने में नाकाम रहा और फिर पुलिस को गवाहों को भी छोड़ दिया जो सबसे पहले जाहे वकुआ पर पहुंचे थे। यानी कि वो ये कहते हैं कि जैसे करीबी दुकानदार के बयानात लेने में नाकाम रहे और इन पुलिस गवाहों को भी छोड़ दिया जो सबसे पहले जाहे वकुआ पर मौजूद थे। उसके बाद वो लिखते हैं फैसले में कहा गया कि सरदार अहमद खान को साजिश के तहत इस केस से जोड़ा जा रहा है जबकि उनका इस केस से कोई बराह रास्त जो ताल्लुक है वो नहीं बनता है। और फिर बुरहान खान के बारे में, यानी कि जिनके बारे में कहा जाता है कि उस वक्त जो वहां पर मौजूद थे गाड़ी के अंदर, उसके बारे में ये कहता है कि वो तो उस शहर में ही नहीं थे वहां पर। वो ये कहते हैं कि बुरहान खान के बारे में जज ने नोट किया कि वाक़ये के वक्त दूसरा जिला टिंडो मोहम्मद खान में मौजूद थे। अब ये कुछ चीज़ें थी जो इस केस का फैसला है। इसी तरह उन्होंने कहा जी कॉल की जो डिटेल की रिकॉर्ड्स हैं सेलुलर कंपनियों से उसकी तस्दीक नहीं कराई गई थी।
آواز کی ریکارڈنگ بھی موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے قانونی طور پر رابطے یا سازش کو ثابت کرنے میں وہ ناکافی رہے ہیں۔ عدالت نے جج نے شک کا فائدہ کرتے ہوئے اسکندر علی، علی گوہر، سردار احمد خان، برہان خان، عبدالستار، ذوالفقار، غلام مرتضیٰ اور عبد الکریم سمیت تمام 8 ملزمان کو بری کر دیا اور حکم جاری کیا کہ حراست میں موجود افراد کو فوری رہا کر دیا جائے۔ 3 قتل اور صرف سرداری کا معاملہ، یعنی کہ سردار احمد خان مبینہ طور پر جو ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ ان کو ڈر تھا کہ مختار احمد ام رباب کے والد ان کی سرداری نہ لے اڑیں، وہ نہ کہیں بڑے سردار بن جائیں۔ ایک سرداری کا تنازع ایک پورے خاندان کو اجاڑ کر چلا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد 3 قتل ہو جاتے ہیں، اور 3 قتل کے بعد 8 ملزمان میں سے کسی ایک کو بھی سزا نہیں ہوتی۔ سوشل میڈیا کے اوپر تبصرے چل رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ قتل اوپر کی کوئی ہوائی مخلوق آئی ہو اور وہ کر کے چلی گئی ہو سکتا ہے کہ یہ خود بخود ہی قتل ہو گئے ہوں۔ اب ان سب کے بعد عدالتی فیصلے کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے کہ عدالت کا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، جبکہ ام رباب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس فیصلے کو ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کریں گی۔ بہرحال جی اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ولاگ تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔